भारत के इतिहास की बात करें तो हम 3 पार्ट में बांट करके पढ़ते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो मध्यकालीन भारत का जो पोर्शन है, समझाने का तरीका तो अलग है, लेकिन मोटी मोटा आप ये समझिए कि जब से भारत में मुसलमान आकर के प्रवेश कर गए या मुसलमान जब भारत में शासन करने लगे या जब तक भारत में मुसलमानों ने शासन किया, उस काल को हमने मध्यकाल नाम दे रखा है और मध्यकाल में इसको पढ़ते हैं। तो ये मध्यकालीन भारत के इतिहास की पहली वीडियो है जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि भारत में मुसलमानों का प्रवेश कैसे हुआ या अरबों ने सिंध पर विजय कैसे की। भारत में मुसलमान तो थे नहीं, तो मुसलमान आए होंगे बाहर से, तो बाहर से भारत में मुसलमानों ने कैसे प्रवेश किया और कैसे इतने बड़े हिंदुस्तान को जीत लिया और इस पर शासन किया, ये मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरह से समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि इस्लाम धर्म का जन्म कब हुआ या इस्लाम धर्म दुनिया में अस्तित्व में कब आया। इसके लिए आप ये समझिए कि 570 ईस्वी में मक्का में, अरब का क्षेत्र है, ये देखिए, और सऊदी अरेबिया जो आज देश है, अरब के क्षेत्र में मक्का नामक स्थान पर एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिनका नाम था हजरत मोहम्मद साहब। व्यक्ति का ये महापुरुष थे। 570 ईस्वी में जन्म हुआ और 610 ईस्वी में इन्हीं हजरत मोहम्मद साहब को हीरा गुफा में ज्ञान प्राप्त हुआ और दुनिया को एक शानदार किताब मिली जिसको कुरान कहते हैं। 610 ईस्वी में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और 613 ईस्वी में इन्होंने उपदेश देना शुरू किया, यानी इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। तो इस्लाम धर्म के पहले प्रवर्तक जो थे उनको क्या कहा जाता है? हजरत मोहम्मद साहब। 613 से इन्होंने ये काम स्टार्ट किया, लेकिन आप देखेंगे कि आते आते 632 में इनकी मृत्यु हो गई। इस 613 से इन्होंने क्या किया? उपदेश देना शुरू किया, लेकिन 632 में इनकी मृत्यु हो गई। इसी बीच 622 ईस्वी में इन्होंने मक्का से मदीना की एक यात्रा भी की थी जिसको हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। तो आप देखिए कि 613 में इन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया और 632 में इनकी मृत्यु हो गई। और मोहम्मद साहब के मरने के बाद, मोहम्मद साहब जब मर गए उनको मदीना में दफना दिया गया, तो मदीना में दफनाने के बाद जो मोहम्मद साहब के वंशज आए, जो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी आए, उनको क्या कहा जाता है? उनको खलीफा कहा जाने लगा। यानी 613 में मोहम्मद साहब, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, आज 2000 चल रहा है, लगभग 1400-1500 साल पहले की ये बात है। तो ये इन्होंने 613 में जो काम शुरू किया था, अब ये किसके जिम्मे आ गया? खलीफा के जिम्मे आ गया। और खलीफा के जिम्मे जब ये काम आया 632 में, तो खलीफा लोगों ने तो कमाल कर दिया। कमाल क्या कर दिया कि 632 से आगे बढ़कर के आप देखेंगे कि 711 ईस्वी आते आते, यानी 100 सालों के पीरियड तक, 613 से काम शुरू हुआ, 711 आते आते इस्लाम धर्म सीरिया में, ईरान में, इराक में, मिस्र में, स्पेन में, उत्तरी अफ्रीका में, हर जगह फैल गया। आप देखिए कि ये इतना बड़ा क्षेत्र, ये उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र है, सऊदी अरेबिया का क्षेत्र है, इराक का है, सीरिया का है, ईरान का है। इस पूरे इलाके में इस्लाम धर्म को फैला दिया गया, या एक तरह से कहें कि इस्लाम धर्म का पूरी तरह से कब्जा हो गया। 711 तक कब्जा होने के बाद अब जो खलीफा की नजर पड़ती है, वो नजर पड़ती है भारत पर कि चलो अब भारत में इस्लाम धर्म का प्रसार किया जाए, अब भारत की तरफ चला जाए। लेकिन भारत की तरफ खलीफा की नजर पड़ने का सिर्फ एक कारण नहीं था। खलीफा का भारत पर नजर पड़ने का, यानी इन मुसलमानों के सबसे बड़े मसीहा, इन मुसलमानों के सबसे बड़े अधिकारी, सबसे बड़े नेता का नजर भारत पर इसलिए पड़ा क्योंकि भारत सोने और चांदियों से भरा हुआ था। तो भारत में कोई पूछे कि मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, तो आप कहेंगे कि उनके पास 2 उद्देश्य थे, एक धन की लूट और दूसरा इस्लाम का प्रसार। वो धन की लूट करना चाहते थे, भारत के खजाने पर एक उनकी नजर थी, और दूसरी चीज क्या थी? वो इस्लाम का प्रसार करना चाहते थे। इसीलिए 711 में इस अरब के खलीफा ने भेज दिया किसको? उबैदुल्लाह को। उबैदुल्लाह को भेजा 711 में आक्रमण करने के लिए। और इस उबैदुल्लाह ने कहां आक्रमण किया? सिंध के क्षेत्र में आक्रमण किया, क्योंकि ये सिंध का जो क्षेत्र था ना, ये अरब सागर से सटा हुआ है, और अरब सागर से सटा होने के नाते ये व्यापारिक स्थल था। यहां बड़े अच्छे अच्छे देवल टाइप के बंदरगाह वगैरह थे, तो इनको लगा कि ये सिंध का जो क्षेत्र है, ये सिंध का क्षेत्र बड़ा ही शानदार क्षेत्र है, यहां से खूब धन मिलेगा हमको और बढ़िया से इस्लाम का प्रचार प्रसार करेंगे। उबैदुल्लाह को भेजा गया, लेकिन उबैदुल्लाह हार गया।
हार कैसे गया, सबसे पहले मैं आपको सिंध की कहानी समझा देता हूं। सिंध की कहानी कैसे समझाऊं आपको कि देखिए, सिंध के बर्बादी की कहानी तो उसी समय लिखी जा चुकी थी जब राय साहसी नाम के राजपूत को बच्चा नहीं पैदा हुआ। आप कहेंगे राय साहसी को बच्चा नहीं पैदा हुआ तो सिंध की बर्बादी कैसे हो गई? देखिए कैसे हो गई। ये जो राय साहसी नाम का राजपूत सिंध पर शासन कर रहा था, इनको बच्चा नहीं पैदा हुआ तो इन्होंने अपने एक ब्राह्मण मंत्री जिसका नाम था चाच नाम के ब्राह्मण को इसने क्या बना दिया? अपना उत्तराधिकारी बना दिया। ये चाच नाम के पंडित जी जब उत्तराधिकारी बन गए तो इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? शासन प्रशासन चलाने का अनुभव तो रहा नहीं होगा, ब्राह्मण आदमी थे, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी रंगदारी शुरू कर दी और जाटों और गुर्जरों का एक तरीके से अपमान किया या अच्छे पदों से उतार दिया, या एक तरह से आप कहिए कि उस समय ये जाट और गुर्जरों की नाराजगी मोल ले ली इन्होंने। जाट और गुर्जरों की, क्योंकि जाट और गुर्जर इस सिंध प्रदेश के बड़े ही लड़ाकू और बड़े ही शानदार जनजातियां थी, ये जाट और गुर्जर। आगे चल के आप देखेंगे ये आज भी जाट मौजूद हैं, आज भी देखेंगे पंजाब के क्षेत्रों से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, मतलब आप उनके व्यक्तित्व को देख सकते हैं। तो ये देखिए कि जाटों और गुर्जरों को इन्होंने नाराज किया। अब जब इन्होंने जाटों गुर्जरों को नाराज किया तो इसके बाद चाच के बाद इनका एक भाई था, चाच का एक भाई था जिसका नाम था चंदर ने तो और हद कर दी, चंदर ने हद कर दी। ये सब ब्राह्मण है, देखो ये चाच ब्राह्मण है, चंदर ब्राह्मण है, आगे दाहिर आएगा वो भी ब्राह्मण है। तो आप देखिए ये चाच का भाई जब चंदर गद्दी पर बैठा तो चंदर ने तो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, हिंदू धर्म ही छोड़ दिया और बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। और जैसे ही चंदर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, इसने घोषित कर दिया कि अब पूरे सिंध में सिर्फ बौद्धों का राज चलेगा, यानी कि उसको राजकीय धर्म घोषित कर दिया। और जैसे ही चंदर ने यानी चाच के भाई ने बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित किया, ब्राह्मण नाराज हो गए। ये ब्राह्मण ही नाराज हो गए इससे, क्योंकि बुद्ध धर्म तो ब्राह्मणों के लिए ही खतरा था। तो ब्राह्मण नाराज हो गए किससे? चंदर से। और उसके बाद चंदर के बाद जब चाच का एक बेटा दाहिर गद्दी पर बैठा तो दाहिर ने बड़ा शानदार काम किया। जो ये जाट गुर्जर और ब्राह्मण नाराज हो गए थे इसके चाचा और इसके पिताजी के जमाने में, इसने सबका एकीकरण कर दिया, यानी कि सबको मिला लिया, यानी ब्राह्मणों को भी मिला लिया, जाटों गुर्जरों को भी मिला लिया। अब ये दाहिर बहुत शक्तिशाली बन गया। लेकिन दाहिर ने क्या किया? ब्राह्मणों को खुश करके, जाटों गुर्जरों को खुश करके खुद के लिए बौद्धों की नाराजगी मोल ले ली। यानी देखो, कोई ब्राह्मणों को खुश कर रहा है तो बौद्ध नाराज हो रहे हैं, बौद्ध को खुश कर रहा है तो ब्राह्मण नाराज हो रहे हैं। तो अंतिम स्थिति क्या बनी कि इस सिंध क्षेत्र में दाहिर राजा है। 711 ईस्वी की स्थिति यही है कि यहां पर राजा दाहिर का शासन है और दाहिर ने बौद्धों को नाराज किया है। बुद्ध धर्म के लोग दाहिर से नाराज हैं और जाट गुर्जर और ब्राह्मण इसके साथ हो गए, दाहिर के साथ। इसीलिए जब उबैदुल्ला का आक्रमण हुआ, इस खलीफा के कहने पर उबैदुल्ला ने 711 में आक्रमण किया राजा दाहिर पर, तो बुरी तरह से उबैदुल्ला परास्त हुआ और वापस चला गया। उबैदुल्ला के बाद फिर खलीफा ने किसको भेजा? बुदैल को भेजा 711 में। बुदैल भी पराजित हो गया। अब खलीफा परेशान हो गया। खलीफा अपनी फौज के सामने खड़ा हुआ, बोला कि तुम्हारे अंदर कायरता है क्या? तुम मुसलमान हो, हजरत मोहम्मद साहब की शिक्षाएं तुम्हारे साथ हैं, पूरी दुनिया को इस्लामिस्ट बनाने का जो सपना मोहम्मद साहब का था, जो सपना मेरा है, क्या तुम में से कोई नहीं पूरा कर पाएगा? एक 17-18 साल का लौंडा खड़ा हो गया जिसका नाम था क्या? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम उस सभा में खड़ा हुआ और बोला कि मैं जाऊंगा और भारत को जीत करके दिखाऊंगा। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में चला। इससे पहले दो आए थे, एक का नाम उबैदुल्ला था, एक का नाम था बुदैल। दोनों का आक्रमण असफल हो गया। लेकिन ये मोहम्मद बिन कासिम जब भारत की तरफ चला, जब सिंध की तरफ चला, तो न सिर्फ चला बल्कि सिंध को जीता, यानी कि सिंध की विजय की। कैसे विजय की? देखो ध्यान से। सिंध पर तो राजा दाहिर का शासन था, सिंध पर राजा दाहिर का शासन था। दाहिर ने बौद्धों को नाराज किया था। ब्राह्मण इसके साथ हैं, जाट गुर्जर इसके साथ हैं, ब्राह्मण इसके साथ है, जाट गुर्जर साथ है, लेकिन बौद्ध नाराज हैं। तो इसी कारण जब दाहिर सेन पर आक्रमण किया गया मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, तो इन बौद्धों ने विश्वासघात किया दाहिर के साथ। राजा दाहिर के साथ बुद्ध धर्म के अनुयायियों ने विश्वासघात किया, मोहम्मद बिन कासिम का साथ दिया और मोहम्मद बिन कासिम ने जीत लिया सिंध को और सिंध से आगे बढ़कर जीत लिया मुल्तान को, इस क्षेत्र को जीत लिया।
सिंध के क्षेत्र में देवल जीता, निरुन जीता, सोहबन जीता, रावर जीता, और मुल्तान में तो उसको इतना सोना मिला इस मोहम्मद बिन कासिम को कि मुल्तान को इसने स्वर्ण नगरी बोली। एक फिल्म भी आई थी, मुल्तान का सुल्तान, खूब सोना दिखाया जाता था। ये देखो मुल्तान पर कब्जा हो गया, सिंध पर कब्जा हो गया, मुल्तान पर कब्जा हो गया। किसका कब्जा हो गया? मोहम्मद बिन कासिम का कब्जा हो गया। यानी कि जो अरब आक्रमणकारी 711 में असफल हो चुके थे, मोहम्मद बिन कासिम 712 में एक सफल आक्रमण किया भारत पर, और भारत के इस एक क्षेत्र को जीत लिया गया। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पहला मुसलमानों का आक्रमण कब हुआ, तो आप कहेंगे 711 ईस्वी में। लेकिन पूछेगा पहला सफल आक्रमण कब हुआ, तो आप कहेंगे 712 मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। असफल आक्रमण, पहला आक्रमण उबैदुल्लाह के द्वारा हुआ, लेकिन सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया 712 ईस्वी में। क्यों सफल? क्योंकि इसने सिंध को जीता, राजा दाहिर को हरा दिया। किसने विश्वासघात किया? बौद्धों ने विश्वासघात किया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कुछ ब्राह्मणों ने भी विश्वासघात किया था दाहिर के साथ, लेकिन यह बात सच मालूम नहीं होती, क्योंकि राजा दाहिर खुद एक ब्राह्मण है, बुद्ध धर्म को खत्म कर चुका है, ब्राह्मणों को साथ मिला चुका है, जाटों गुर्जरों को साथ मिला चुका है, तो फिर ब्राह्मण क्यों विरोध करेंगे? लेकिन कुछ लोग इस बात को भी झूठ मानते हैं कि बुद्ध धर्म के लोगों ने विश्वासघात किया, लेकिन यह बात कहीं ना कहीं सच मालूम होती है कि बौद्धों ने विश्वासघात किया। क्योंकि आगे चल करके आप देखेंगे तो कई सारे बौद्ध, जब मोहम्मद बिन कासिम यहां कब्जा कर लेगा तो कई सारे बौद्ध इसके क्या बनेंगे? इसके दरबार में ऊंचे ऊंचे पद प्राप्त करेंगे। तो इससे यह पता चलता है कि बौद्धों ने विश्वासघात किया था। ठीक, उसके बाद किसका कब्जा हो गया? मोहम्मद बिन कासिम का। अब देखिए 712 ईस्वी की बात है, सिंध के क्षेत्र और मुल्तान के क्षेत्रों में कब्जा हो चुका है किसका? मोहम्मद बिन कासिम का। अब मोहम्मद बिन कासिम की मनबढ़ई देखिए, ये कहता अब यहां तो कब्जा हो गया, अब चलो भारत में अंदर की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके जो सिपह सलार बोले कि बाबू मोहम्मद बिन कासिम भैया अंदर मत जाना। बोला अंदर क्यों नहीं जाएंगे? बोले सब कि अंदर बैठे हैं चच्चा लोग। चच्चा? बोले कौन चच्चा? बोले उनका नाम है राजपूत। अगर गलती से भी भारत के इस इलाके में तुम घुस गए ना तो तुमको दौड़ा के मारेंगे, अरब तक मारेंगे। बोला ऐसा कहां है भाई? बोले कि राजपूत बहुत शक्तिशाली हैं। बोला हाँ? कहा हाँ, राजपूत इतने शक्तिशाली हैं और यह चीज वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि भारत में उस समय शासन था गुर्जर प्रतिहार राजपूतों का, भारत में शासन था पालों का, भारत में शासन था सेन वंश का, भारत में शासन था राष्ट्रकूट का, भारत में शासन था चोल का। ये इलाका चोलों का, ये इलाका राष्ट्रकूटों का, ये पूरा बड़ा इलाका गुर्जर प्रतिहारों का, ये पालों का, ये सेनों का। इधर फिर आकर आगे परमार वगैरह बनेंगे, वो तो बाद में बनते हैं, फिलहाल इतना ही था। तो उन्होंने कहा कि अगर राजपूतों के इलाके में तुम घुस गए, मोहम्मद बिन कासिम से बताया कि अगर राजपूतों के इलाके में घुस गए तो इतना मारेगा कि बुद्धि हरी हरी हो जाएगी। तो मोहम्मद बिन कासिम बोला हम जाएंगे ही क्यों, जब इतने खतरनाक लोग अंदर बैठे हैं तो हम जाएंगे क्यों। और जब राजपूतों को यह बात बताई गई कि सिंध पर कब्जा हो चुका है किसका? मोहम्मद बिन कासिम का, तो राजपूत तो इतने शक्तिशाली थे, इन्होंने कहा कि जाने दो यार, छोटा आदमी है, गुंडाई कर रहा है, करने दो। तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया, ये गलती भी आगे साबित होगी। इन्होंने ध्यान नहीं दिया, राजपूतों ने कहा अरे यार इतनी बड़ी शक्ति हमारी, मोहम्मद बिन कासिम 2-4 इलाका कब्जा कर लिया, 2-4 गांव कब्जा कर लिया, करने दो, क्या कर लेगा करके। तो यहां पर आप देखिए ध्यान से कि अब पूछेगा आपसे कि 712 ईस्वी में, और लेनपुल ने यह लिखा है कि यह एक घटना मात्र है जो भारत पर प्रभाव रहित है, प्रभाव नहीं डाल पाई। क्योंकि 712 ईस्वी में जो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया वो आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि उसको डर था। किसका डर था? राजपूतों का। और राजपूत इतने शक्तिशाली थे कि उस समय मोहम्मद बिन कासिम अगर इस क्षेत्र में घुस जाता तो तबाही मच जाती, राजपूत इसको भगा के बड़ी मार देते। इसीलिए वो अंदर नहीं आया और राजपूत भी यहां से बाहर नहीं गए, क्योंकि राजपूतों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि छोटी छोटी बातों का बड़े लोग ध्यान नहीं दिया करते थे, और यही आगे चल करके दिक्कत पैदा करेगा। अब देखिए हुआ क्या कि लगभग आप देखिए कि 712 ईस्वी के बाद तुर्कों का आक्रमण 1000 ईस्वी में हो रहा है, यानी लगभग 300 साल। तो राजपूतों का डर 300 साल तक बना रहा, और अंत में मुगल जो भारत में मुस्लिम शासन स्थापित होगा 1206 में स्थापित होगा। यानी 712 में देखा गया सपना, 712 में जो सपना खलीफा के द्वारा देखा गया था वो भारत पर साकार होता है आकर के 1206 में। यानी 500
500 साल तक शासन स्थापित नहीं कर पाया। जिस इस्लाम ने सिर्फ 613 से काम चालू किया और 711 तक सीरिया, ईरान, इराक, मिस्र, स्पेन, उत्तरी अफ्रीका सब पर कब्जा कर लिया 100 वर्षों में, भारत पर कब्जा करने में उसको 500 साल लग गए। क्यों? क्योंकि भारत की रक्षा कर रहे थे राजपूत, भारत की रक्षा कर रहे थे राजपूत। इसीलिए मैं कहता हूं, मैं बहुत प्रभावित रहता हूं। अगर किसी बिरादरी से मध्यकाल में मैं प्रभावित हुआ तो एक है राजपूत और एक है मराठा। इनसे तो मैं इतना अधिक प्रभावित हुआ, इनसे ज्यादा प्रभावित तो मैं किसी से हुआ ही नहीं। हालांकि आगे चल करके राजपूतों से मैं निराश भी होता हूं कभी कभी, क्योंकि आगे चल करके आप देखेंगे आपस में लड़ जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। लेकिन राजपूतों का एहसान भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि राजपूतों ने हमारे देश की 500 साल रक्षा की है यार, 500 साल। 712 से आक्रमण शुरू हो गया है मुसलमानों का, लेकिन स्थापित होगा 1206 में। 500 साल राजपूतों ने तुम्हारे देश की रक्षा की है। इतना नफरत जो भारत के समाज में फैलाई जाती है किसी के खिलाफ, यह बंद हो जाना चाहिए। सबका एहसान है देश पर, हर जातियों का, हर धर्मों के लोगों का। आप आधुनिक भारत में आएंगे तो वहां सारी जाति धर्मों के लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ राजपूतों ने 500 साल तक 500। आज जरा सी बात हुई कि काबुल पर कब्जा हो गया, किसका? तालिबान का, लेकिन 500 साल तक राजपूतों ने रोक के रखा किनको? मुसलमानों को भारत पर कब्जा करने से। अब देखो ध्यान से इस बात को कि यहां पर तो प्रवेश कर नहीं पाए, तो सिंध पर ही विजय की, और सिंध पर ही क्या किया? ये सब काम स्टार्ट कर दिए विजय के उपरांत, विजय के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया? सिंध में धर्म परिवर्तन करवाया, सिंध में जजिया कर लगाया। जजिया क्या होता है कि अगर किसी भी गैर इस्लामिक स्टेट पर इस्लामिक स्टेट का कब्जा हो जाता है, अगर इस्लामिक स्टेट, या फिर आप इस तरह समझिए कि कहीं भी अगर मुसलमानों का राज है, कहीं पर इस्लाम का शासन है, तो वहां पर जो दूसरे धर्म के नागरिक रहते हैं ना, उनको जिम्मी बोला जाता है। जिम्मी का मतलब होता है दोयम दर्जे का नागरिक। और अगर जिम्मियों को इस्लामिक स्टेट में रहना है तो उनको एक खास तरह का टैक्स देना पड़ेगा, जिसको जजिया कहते हैं। यानी सिर्फ रहने का, तुमको वहां तुरंत किराएदार बना दिया जाएगा, उस देश में रहने का किराया तुमको देना पड़ेगा, उसको जजिया कहा जाता था। वहां पर जजिया कर लगाया गया। मूर्तियों से आभूषण लूटे गए। अभी मंदिर नहीं तोड़े जा रहे हैं। देखो 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण किया तो मंदिर नहीं तोड़े गए, यहां पर सिर्फ मूर्तियों के आभूषण लूटे गए। जो मूर्तियों पर सोने चांदी चढ़ाए जाते थे वो आभूषण लूटे गए। और सबसे बड़ी बात जो हुई कि जो अरबवासी आक्रमण किए थे, ये अरबी मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम जो आक्रमण किया था, इन्होंने क्या किया? ये सब मुसलमान जो थे, ये अरबी मुसलमान जो थे, ये बहुत प्रभावित हुए भारत की संस्कृति सभ्यता से, बहुत अधिक प्रभावित हुए। इतना अधिक प्रभावित हुए कि उस समय जो मंदिरों के बुर्ज थे ना, मंदिरों के बुर्ज को देख करके इन्होंने मस्जिद का बुर्ज बनाना शुरू किया। जो ऐसे बुर्ज बना होता है मंदिर का, तो मंदिर को देख कर ही उन्होंने मस्जिद बनानी शुरू की। तो मस्जिद का बुर्ज इन्होंने मंदिर को देख करके सीखा। जो भारत में विजय स्तंभ लगे होते थे ना, विजय स्तंभ, आप कई विजय स्तंभ पढ़ते हैं प्राचीन भारत से लेकर के मध्यकालीन भारत तक, तो विजय स्तंभों को इन्होंने जब देखा तो बड़ा अच्छा लगा। तो इन्होंने मस्जिदों की मीनारें विजय स्तंभों को देख के बनाई। आज भी मस्जिदों में मीनारें दिखती हैं। तो मस्जिद की जो मीनारें थी, ये पूरी तरह से भारत के विजय स्तंभों की नकल है। जो आज उनकी मस्जिदें हैं वो भारत के मंदिरों की नकल हैं। आप देखेंगे कि जिन क्षेत्रों से ये आए थे, बड़ा उबड़ खाबड़ इलाका था, बड़ा बंजर इलाका था, वहाँ कोई निर्माण कार्य नहीं। ये सब भारत में आने के बाद भारत की नकल की गई। जैसे मस्जिद नकल किए गए किससे? मंदिरों से। विजय स्तंभों की नकल करके मस्जिदों में मीनारें बनवाई गई। यहाँ से ज्योतिष लिया, रसायन लिया, खगोल लिया, चिकित्सा, दर्शन, गणित, दसवीं प्रणाली, सब कुछ यहाँ से सीख करके गए। चाइना से भी इन्होंने सीखा। चाइना से क्या सीखा? चाइना से कागज बनाना, कंपास क्या होता था? दिशक सूचक यंत्र जिसको कहते हैं, कंपास बनाना सीखा। छापा खाना, जो छपाई का काम चलता था, चाइना से सीखा। बारूद बनाना चाइना से सीखा। इन्होंने ये सारे के सारे काम भारत में आने के बाद कुछ काम चाइना से सीखे, कुछ काम भारत से सीखे। भारत से दर्शन सीखा, खगोल सीखा, चिकित्सा सीखा, भारत से दसवीं प्रणाली सीखी, भारत के विजय स्तंभों को देख करके मस्जिदों में मीनारें बनवाना शुरू की, भारत के मंदिरों के बुर्जों को देख करके मस्जिद का बुर्ज बनाना शुरू किया। ये सब इन्होंने भारत से सीखा। तो ये था सिस्टम किसका? सिंध विजय का। यानी कि अरबी मुसलमानों ने अरब क्षेत्र के वासियों ने 712 में एक सफल आक्रमण तो किया सिंध पर, यानी सिंध और मुल्तान पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि आगे बैठे थे राजपूत, जो उनको रोक करके रखा। और राजपूतों ने लगभग इन मुस्लिम आक्रांताओं को
500 साल तक रोक करके रखा। कैसे? देखिए 712 में आक्रमण शुरू हुआ मोहम्मद बिन कासिम का, इसके बाद कोई अरबी आक्रमण नहीं हुआ, उसके बाद तुर्की आक्रमण शुरू होगा कब? 1000 ईस्वी में, यानी 712 से 1000 तक जाएं तो लगभग 300 साल। और यह भी तुर्की आक्रमण करते करते महमूद गजनवी करेगा, मोहम्मद गौरी करेगा, करते करते 1206 में जाकर के दिल्ली पर सल्तनत काल की स्थापना होती है। यानी 712 से जो काम शुरू हुआ 1206 में जाकर के कंप्लीट हुआ, यानी 500 सालों तक राजपूतों ने इस देश की रक्षा की है और इसके लिए हमें राजपूतों का एहसानमंद होना चाहिए। आप भारत के वासी हैं तो राजपूत जो उस समय राजपूत हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में करनी है या नहीं करनी है वो तो व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। भाई देखो, किसी की भी इज्जत, किसकी इज्जत करनी किसकी नहीं, किसी की जाति पर निर्भर नहीं करता। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, क्या लिखा है? तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाकर, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखलाकर। तो इनके खानदान से होने के कारण नहीं किसी का सम्मान किया जाना चाहिए। राजपूतों का सम्मान मैं कब कह रहा हूं? जो इन 500 सालों में जिन राजपूतों ने यहां राज किया उनके प्रति हमारे दिल में बहुत अधिक सम्मान की भावना होनी चाहिए। मैं जाति का सम्मान करने के लिए नहीं कह रहा हूं। ये तो उस समय राजपूत ही शासन कर रहे हैं, तो मैं राजपूत न बोलूं तो क्या बोलूं? तो मैं जाति का सम्मान, जाति देखकर किसी का सम्मान थोड़ी करना होता है, व्यक्तित्व देखकर सम्मान करना होता है। लेकिन यहां पर राजपूत शासन कर रहे हैं ना, तो राजपूत जो शासन कर रहे हैं, इन राजपूतों का हमें एहसानमंद होना चाहिए कि इन्होंने 500 साल तक झेला। किसका आक्रमण? इन मुस्लिम आक्रांताओं का आक्रमण झेला। और अंत में कुछ घरेलू कारण थे जिनमें अभी देखेंगे आगे चल के ना, जब तुर्क आक्रमण होने से पहले बहुत सारे ये आपस में लड़ जाएंगे, पाल, प्रतिहार, सेन, राष्ट्रकूट, चोल, ये सब आपस में लड़ेंगे और भी बहुत सारे राजपूत वंश निकल करके आएंगे सामने। तो वहां फिर थोड़ा सा भारत कमजोर होता है, तब जाकर के 1206 में इनका कब्जा हो पाता है। ठीक, तो इस बात को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। याद करने वाली बात क्या है? ये सब याद करने वाली बात है। सिंध की विजय हुई तो 712 में पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का जो सफल हुआ, उसके पहले उबैदुल्लाह बुदैल का आक्रमण खत्म हुआ। अगली वीडियो में आऊंगा तो आपको तुर्क आक्रमण समझा दूंगा। तुर्कों में सुबुक्तगीन का आक्रमण, महमूद गजनवी का आक्रमण और मोहम्मद गौरी का आक्रमण शुरू होने के बाद 1206 में आकर के भारत में सल्तनत काल स्थापित हो जाएगा। वहां से एक इस्लामिक शासन चलना शुरू हो जाएगा भारत में, और कहां तक पहुंचेगा? मुगलों तक पहुंचेगा। जिसकी वीडियो मैं थोड़ा पहले ही डाल चुका हूं, कुछ वीडियो बाकी हम बाद में डाल दूंगा। ठीक है, इसको आप ऐसे पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।